हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, जब भी हमें पेट की दर्द होती है तो हम इसे आमतौर पर अनदेखा कर देते हैं कि पेट में कुछ गड़बड़ है। कभी हम छोटी मोटी दवाई खा लेते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि ये जो छोटी सी दर्द पेट में उठती है ये कभी एक बहुत ही गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकती है। एक ऐसी ही बीमारी की आज हम लोग बात करने वाले हैं जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं अपेंडिक्स की समस्या। और दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज अपेंडिक्स क्या है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और इसके उपचार क्या हो सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सतीश कुमार। डॉक्टर सतीश, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप आईजीएमसी शिमला में डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज आप हमारे दर्शकों को भी बताने वाले हैं कि अपेंडिक्स क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यही जानते हैं कि अपेंडिक्स क्या है। देखिए, आपने अभी भी कहा था ये पेट से संबंधित एक बीमारी है, तो जाहिर है ये पेट में हमारी जो बड़ी आंत है, जो पाचन प्रणाली का एक बड़ी आंत होती है और एक छोटी आंत होती है, तो जहाँ ये बड़ी आंत और छोटी आंत जुड़ती है जी, तो वहाँ ये बड़ी आंत का एक अविकसित हिस्सा है। अच्छा। तो ये जन्म के समय, जब भी मनुष्य का जन्म के समय रचना होती है तो ये अविकसित रह जाता है। तो और ये एक छोटा सा ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर हम जिसको बोलेंगे, ये लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो कई विशेष या अलग स्थितियों में ये 20 सेंटीमीटर तक लंबा भी देखा गया है। तो इसका जो हम देखते हैं ये दाएं साइड है, अच्छा। पेट के निचले हिस्से में ये होता है, जहाँ दोनों आंतें, बड़ी आंत और छोटी आंत मिलती है। लेकिन ये बड़ी आंत के साथ मुख्यतः जुड़ा होता है। मुख्यतः जुड़ा होता है जी। तो क्या कोई इसका महत्व है हमारे शरीर में? देखिए, अपेंडिक्स शुरू में जब इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो हम इसे कहते थे कि ये एक अविकसित वेस्ट अंग है या इसका कोई ज़्यादा मनुष्य के लिए कोई ज़्यादा इसका रोल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में अधिक जानकारी हमें पता लगी है शोध के द्वारा एकत्र, तो इसका एक हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम को गति देने में या इसको सुदृढ़ रखने में बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा। और साथ में ये हमारे जो डाइजेशन या पाचन से रिलेटेड जो कुछ हमारे अंदर पेट में जो पाचन से रिलेटेड कुछ कीटाणु होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं जी। तो उनका अनुपात को उसमें सही अनुपात में रखने में इसका बड़ा योगदान है। अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा रहे और जो ख़राब है, हानिकारक है, जो डाइजेशन में हमारे प्रॉब्लम खड़ी करती हैं, किसी तरह की जो डाइजेशन या पाचन अच्छी तरह से नहीं होता, उसका उन तरह के बैक्टीरिया को कम रखती है। तो मूलतः दो इसके विशेष इनके कार्य है। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे हम आज तक समझते थे कि किसी काम का नहीं है, लेकिन ये असल में काम का है। लेकिन आपने कहा कि ये अंग है, तो ये अपेंडिक्स बीमारी है या फिर कुछ और नाम है इस बीमारी का? अपेंडिक्स, मैंने कहा, ये अविकसित बड़ी आंत का एक हिस्सा है। लेकिन जब इसमें सूजन आ जाता है, कई कारणों से सूजन आ जाता है, तो उसको हम इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में जी। तो उस कंडीशन को, उस बीमारी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अच्छा। तो अपेंडिसाइटिस का मतलब अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो ये है अपेंडिक्स का सूजन जी। वो किसी भी कारणवश हो सकता है। तो क्या कारण रहते हैं आमतौर पर? देखिए, इसमें बड़ी सारी हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं हम जिनको बोलते हैं जी, तो जो देखा गया है ये डाइट से संबंधित भी है। कुछ लोगों में ये ज़्यादा देखा गया है कि भी जो लोग अपने डाइट में या अपने भोजन में ज़्यादा इस्तेमाल कम रेशे वाली चीज़ें या लो फाइबर डाइट
का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या फिर रिफाइंड शुगर से या रिफाइंड शुगर से बनी वस्त चीज़ों का भोजन में अपना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जी। उन लोगों में इसका अपेंडिसाइटिस का सूजन होने के खतरा ज़्यादा रहता है बाकी लोगों से। और दूसरा कारण इसका कई बार किसी इन्फेक्शन से भी है। इन्फेक्शन जो तो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, कीटाणु भी हो सकता है। तो मूलतः ये दो कारण ज़्यादा देखे गए हैं जी। कि वे जिसमें जिस अपेंडिक्स का सूजन हो जाता है। अच्छा। और भी कई कारण हैं जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे कि ये हमें देखा गया है, ये कई हमारे मनुष्य की कई अवस्था, जैसे किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, टीन एज इसको बोलते हैं, जी। उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। और हम कहते हैं कि या तो ये एक्सट्रीम ऑफ एज बोलते हैं हम, या तो शुरू में ही बचपन में ही 5 साल से और 10 साल के बच्चों में, या फिर और वृद्धावस्था में 65 साल के आसपास के ऊपर के लोगों में ये, या 65 साल के आसपास 50 से 65 में ये ज़्यादा देखा गया है। जी। तो मूलतः ये दोनों महिलाओं में और पुरुषों में ये बराबर अनुपात में दिखता है युवा अवस्था में। जी, तो एक कारण तो डॉक्टर सतीश आपने ये बताया कि हमारा खान पान अगर सही नहीं है, हम लोग रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, तो हो सकता है उन कोई लोगों में और। ज़्यादा देखा गया। जी। हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि ब्लॉकेज हो जाती है, कि वो ब्लॉकेज क्या चीज़ है? देखिए, 2 तरह का इसका जो उसमें बदलाव आते हैं अपेंडिक्स में सूजन के बाद। जी। सूजन इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो जाता है। सूजन की वजह से कई सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, उसकी जो नली है तो उसके अंदर जमा हो जाती है। कुछ तरल पदार्थ भी अपेंडिक्स बनाता है सूजन में। जी। और जो वहाँ कोशिकाएं हैं जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद देती है। जी। तो इस करके वहाँ पे सुजावट बढ़ जाता है, जो उस नली को थोड़ा सा ब्लॉक कर देता है। अच्छा। और दूसरा, उसमें कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में हमने देखा है कि भी डायरेक्ट ही उसमें कई बार हमारा जो मल है, डाइजेशन जो इसको हम बोलते हैं, मल जो वेस्ट प्रोडक्ट जो आंतों में पाचन के बाद बिल्कुल। होता है, मल भी उसमें जम जाता है। तो अच्छा। कई बार वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तरल पदार्थ वगैरह मिलके, तो एक वो गोलाकार सा हार्ड सा स्टोन टाइप बन जाता है, जो नली में फंस जाता है और ब्लॉक कर देता है। जो रास्ता है उसके लिए उसको ब्लॉक कर रहा हाँ, है। जो अपेंडिक्स की नली है, उसका जी। जो अंदर का हिस्सा है, उसमें वो ब्लॉक कर देता है। तो दोनों ही सूरत हाल में क्या होता है कि भी वो ब्लॉकेज की वजह से उसमें जो तो कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाता है। तो अब हम लक्षण कैसे पता करें कि हमें अपेंडिक्स हो चुकी है? देखिए, इसमें मरीज को 2-3 लक्षण ऐसे हैं जो हम कहते हैं कि क्लासिकल लक्षण हैं। जी। जो जितने भी लोगों में अपेंडिक्स की समस्याएं होती है, अपेंडिक्स से रिलेटेड बीमारीज होती है, तो उसमें पेट में दर्द होता है, वो नाभि के आसपास और नाभि के चारों तरफ दर्द होता है शुरू में। अच्छा। तो कुछ देर बाद, पहले 6 घंटे में, तो वो दर्द जो तो एक तरह से हम कहते हैं कि भी राइट साइड को निचले हिस्से में जहाँ इसका पोजीशन होता है वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है दर्द। अच्छा। तो शिफ्टिंग ऑफ पेन हम बोलते हैं। तो जो दर्द शिफ्ट हो जाता है वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इसका लक्षण है। तो अच्छा, पहले नाभि में होगा, हाँ, फिर ये दाहिनी तरफ शिफ्ट करेगा। शिफ्ट हो जाएगा। जी। साथ में मरीज को उल्टी का मन करेगा, या खाने में भूख नहीं लगेगी, डिसलाइकिंग हो जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एनोरेक्सिया हो जाता है। जी। तो मूलतः जो इसके टिपिकल क्लासिकल फीचर्स हैं वो शिफ्टिंग पेन का है, और आपको उल्टी का मन भी कर सकता है, और आपको भूख ना लगना होता है। जी। तो ये वाली जो दर्द है, ये हमारी बाकी, हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें शायद गैस बन गई है पेट में, या फिर हमें कुछ और हो गया है, तो हम ऐसी चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे पता लगाएं, और कितनी ड्यूरेशन के लिए हम देखें कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? देखिए, 50% लोगों में जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि जी। ये इसके लक्षण टिपिकल आते हैं, बिल्कुल। लेकिन बाकी लोगों में ये आवश्यक नहीं है कि टिपिकल उसके फीचर आए हैं। तो उसमें हमें कई बार बहुत ज़्यादा उसमें एक
अपना स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रखना पड़ता है, या जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें उस पर अपेंडिक्स के बारे में हमें उसका डाउट रखना पड़ता है। अगर इस तरह का पेशेंट का पेन हो कि नाभि के आसपास हो, उल्टी का मन कर रहा हो, कई बार शिफ्ट कर दिया हो, तो उसके अलावा कई बार कुछ स्थितियों में टिपिकल प्रेजेंटेशन नहीं आता है, तो हम कई बार हम कहते हैं कि भाई जिन मरीजों को इस तरह का प्रॉब्लम आता है वो जितना जल्दी हो सके जो उनके नज़दीक में कोई अस्पताल है, वहाँ कोई डॉक्टर है, कोई स्पेशलिस्ट है, जैसे सर्जरी के स्पेशलिस्ट है, उनको एक बार ज़रूर दिखा दें, ताकि ऐसा ना हो अगर अपेंडिसाइटिस हो तो अगर उसमें ज़्यादा देरी हो जाए तो चीज़ें कहीं कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, या कोई किसी तरह का कोई गंभीर कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। जी। तो अभी हमें पेट में दर्द हो रही है, राइट साइड को शिफ्ट हो गई, हम डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर पता कैसे लगाएगा कि इसे अपेंडिक्स है? आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, हम पेशेंट के हर चीज डिटेल में, या जिसको हम बोलते हैं बारीकी से और पूरे विस्तार में देखते हैं, मरीज़ के लक्षण देखते हैं, मरीज़ को एग्ज़ामिन भी करते हैं। कुछ एक एग्ज़ामिन करने के कुछ एक हमारे लक्षण या साइन होते हैं जिनको बोलते हैं हम, तो उन सब चीज़ों को, और कुछ एक हम उसमें मरीज़ को कुछ एक टेस्ट जिसको बोलते हैं हम जांच के लिए भेजते हैं, जिसमें खून की जांच भी होती है। अच्छा। जिसमें हम कुछ और कराते हैं, जैसे हम एक्सरेज करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, और बहुत कुछ स्थितियों में हम सीटी स्कैन भी मरीज़ को एडवाइस करते हैं। अच्छा। तो कभी कभार आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें कभी कभी भ्रम भी हो जाता है कि हमें हो सकता है कि इस तरह की बीमारी हो। तो आप सबसे पहले, हम आगे बढ़ें इससे पहले ये बताइए कि हमारे दर्शक जो खुद से उपचार करने में लगे होते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पेट का दर्द को कभी भी गंभीर, इसको हम जो कहते हैं कि इसको लाइटर नोट पे ना लें, उसको गंभीरता से लें। पेट में कई तरह की दिक्कतें आ सकती है, तो अपेंडिक्स का प्रॉब्लम अगर मैंने कहा कि अगर लक्षण इस तरह के हैं तो जितना जल्दी हो सके उनको नज़दीकी अस्पताल में जाना चाहिए और टाइम से, क्योंकि अगर हम देरी करें तो अपेंडिक्स की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, जो अक्सर मैंने देखी लोगों में एक तरह की एक धारणा है, या उनको डर रहता है कि भी अपेंडिक्स फट ना जाए, ये कुछ ना हो जाए, तो उस चीज़ को देखते हुए और उस चीज़ का कॉम्प्लिकेशन उस लेवल तक ये चीज़ें ना पहुँचे या ये दिक्कत ना आए, तो उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है तुरंत हॉस्पिटल में आए, अस्पताल में आए। कोई इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। लोगों को ऐसे धारणा है कि अपेंडिक्स अगर हो गया तो फट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जितना टाइम से आप इलाज कराओगे तो इन चीज़ों से, इनकी कॉम्प्लिकेशन से कुछ हद तक हम नियंत्रण कर सकते हैं और बच सकते हैं। जी। तो डॉक्टर सतीश, अगर एक बार पेशेंट को पता लग गया है कि अपेंडिक्स हो गई है, हम इसे कहते हैं इमरजेंसी वाली सिचुएशन, क्यों कहते हैं हम? इसीलिए कहते हैं कि दो तरह की सर्जरीज होती हैं हमारे, एक होती है रूटीन वाली सर्जरी, एक होती है इमरजेंसी। जी। तो इसका सूजन एक इमरजेंसी सर्जरी है, एक्यूट प्रॉब्लम है। अच्छा। एक्यूट प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर इसको समय रहते हम इसका इलाज नहीं करें तो इसकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन जैसे इसमें मैंने कहा कि ये फट भी सकता है जी। तो जैसे इसकी मैंने कहा कि सूजन से ना ये इसका नली अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सूजन बढ़ने से ना इसकी खून का जो सप्लाई है या दौरा वो भी अवरुद्ध हो सकता है। अगर खून का सप्लाई बंद हो जाए तो वो अंग जो तो क्षीण हो जाता है, वो जिसको कहते हैं हम डेड हो जाता है, गैंग्रीन जिसको हम बोलते हैं, गैंग्रीन होता है। जब गैंग्रीन हो जाता है तो वो फट जाता है। जी। तो ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हो जाती है, थोड़े समय में हो जाती है। तो हम इसको कहते हैं कि इमीडिएटली एक जितना जल्दी हो सके इसका ऑपरेट करें, तो इसको हम एक इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं। तो इसका इलाज जो तो इमरजेंसी में ही होते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि इसका थोड़ा सा आगे थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिले होने से जो समस्याएं ज़्यादा बढ़ सकती है। तो एक बार जब हमें पता लग जाता है बीमारी का, उसके कितने घंटों के अंदर या कितने दिनों के अंदर उसका उपचार ज़रूरी है? तो जैसा कि हमने कहा है कि इमीडिएट मतलब इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी जितना जल्दी हो सके हम कर लीजिए, लेकिन हर स्थितियों में नहीं। जैसा कि हम कहें कि इसका इलाज कई तरह से आज के जिसे हम दौर में बात करते हैं तो इसके कई इलाज हैं।
तो ऑपरेशन इसमें एक इलाज है। अच्छा। तो कई स्थितियों में जिसमें हमें लगा कि कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो अपेंडिसाइटिस में सूजन है, मरीज को इतने लक्षण है लेकिन इतने ज़्यादा गंभीर नहीं लग रहे, तो हम उनको कुछ दवा लेके एंटीबायोटिक पे ही भी हम कई बार उनका वो कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं जी। लेकिन वो जैसे अगर मैंने कहा पहले कि अगर जल्दी वो अस्पताल आ जाए तो ताकि हम टाइम से ये डिसाइड कर सकें इनके लिए अभी हमने किस तरह का इलाज करना है। तो जी। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें जितना जल्दी से जल्दी अस्पताल आ जाए तो उसके हिसाब से हमें उसका डिसीजन लेना पड़ता है कि भी इनको कौन सा इलाज करना है, किस तरह का इलाज करना है। तो आप कह रहे हैं कि आज के समय में कुछ एक दवाइयाँ भी ऐसी आ गई है बिना सर्जरी के, अगर कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है तब हम दवाइयों के साथ इसका इलाज कर सकते हैं। नहीं, दवा ऐसी कोई स्पेशल दवा नहीं आई है, अच्छा। लेकिन कई शोध में ये पाया गया है कि जिनमें अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो उसमें हम सिंपल साधारण एंटीबायोटिक दे के भी उनका इलाज कर सकते हैं। तो कुछ हद तक वो समस्या का समाधान किया जा सकता है, बशर्त है कि मरीज़ जो तो टाइम से डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के हिसाब से अस्पताल आता रहे, क्योंकि जिनको हम दवा से डिसाइड करते हैं कि दवा से इनका इलाज कर सकते हैं, उनमें दोबारा होने के भी चांसेस रह सकते हैं दर्द के। अच्छा। तो जिसमें आने वाले समय में दवा का इलाज के बाद दोबारा समस्या पेन आ सकता है, तो उसमें हम ऑपरेशन का ही सलाह देते हैं। जी। ऑपरेशन करने में कितना समय लगता है और उस ऑपरेशन से रिकवर होने में कितना समय लगता है? देखिए, ऑपरेशन में समय कितना लगता है, इसमें बड़ी सारी चीज़ें हमें देखनी होती है कि भी अपेंडिसाइटिस कितना अनकॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लिकेटेड है, या कोई उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है जी। मरीज में, कोई और तो नहीं है मरीज के कोई पहले से ही कोई दवा ले रहा है किसी और बीमारियों के लिए, जैसे कि कोई शुगर का मरीज है या कोई किसी कैंसर का मरीज भी हो सकता है। अच्छा। जो इम्यूनिटी जिसकी डाउन है, इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर है, जी। किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है, या कई लोगों में सांस का दिक्कत होता है, दमा का दिक्कत होता है, तो उनमें क्या होता है कि भी मरीज का रिकवरी इतना फास्ट नहीं होता, इतना जल्दी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए तभी हम ये कह सकते हैं कि भी मरीज का रिकवरी कितने जल्दी हो सकता है। बिल्कुल। तो जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जो मैंने अभी आपको बताई, तो उनमें जल्दी हो सकता है। मरीज हफ्ता 10 दिन में बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, अपनी नॉर्मल दिनचर्या काम घर में अपना कर सकता है। जी। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तब हम प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए किस तरह की एहतियात बरते जाते हैं? देखो, प्रेगनेंसी एक स्पेशल स्थिति आ जाती है। जी। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहली जो मुश्किल कठिनाई है, अपेंडिसाइटिस का डायग्नोज बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपेंडिक्स की पोजीशन चेंज हो जाती है जी। प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में या अंतिम ट्राइमेस्टर में जो हम बोलते हैं ना, तो उसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं, जो बच्चेदानी ऊपर को बढ़ जाती है। तो कई बार उसमें डायग्नोसिस बनाने में हमें थोड़ी सी शुरुआत में मुश्किल आ जाती है। तो अगर बन गया है तो उसमें हमें इलाज तो हमने पहले ही बताया, उसका सर्जरी ही है। जी। तो हाई रिस्क के लेके हम मरीज़ की कंसल्ट लेके, तो उसमें पेट में पल रहे बच्चे को भी थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो हाई रिस्क में, क्योंकि जीवन पहले है, जी। तो बिल्कुल। जिसमें लाइफ का खतरा ज़्यादा रहता है, तो हमें उसमें हाई रिस्क में ऑपरेशन करना ही पड़ता है। अभी आप हमें ये बताइए कि जब हमारी रिकवरी का फेज़ चला है, सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, तो हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए ताकि हमारी रिकवरी अच्छे से हो पाए? रिकवरी में तो हमने ये बताया है ना पहले भी आपसे कि ऑपरेशन अगर टाइम से हो गया, जी। कोई और समस्याएं नहीं है, तो जो हमारी डॉक्टर की सलाह है टाइम से, जो तो जैसे जो जख्म है जो कट दिया है, क्योंकि इसके ऑपरेशन भी आजकल 2 तरह के हैं। जी। एक दूरबीन से भी हम अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। अच्छा। एक हम चीरे से करते हैं, एक दूर से। अगर चीरा लगा है तो उसमें जख्म थोड़ा बड़ा होगा, तो उसका हमने प्रॉपर, जैसे डॉक्टर ने सलाह दे रखी है कि कैसे इसकी पट्टी करनी है, ड्रेसिंग करनी है, साथ में जो हमने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी होती है, लिखी होती है, वो टाइम से ले और अपना ध्यान रखें। और क्योंकि उसमें, क्योंकि ये डायरेक्ट पाचन से संबंधित नहीं है, ये एक अलग से हिस्सा है अपेंडिक्स,
तो जितना जल्दी हम उनको मुंह से खाना शुरू कर लेते हैं, रिकवरी उतनी फास्टर होती है। अच्छा, और खान पान और हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी जो रहती है उसमें क्या रहेगा? शुरू में हम मरीज़ को थोड़ा सा एडवाइस करते हैं कि भाई थोड़ा पतला खाना खाएं, जी। क्योंकि मरीज़ का एक सर्जरी का अपना स्ट्रेस होता है, तो उसकी रिकवरी में थोड़ा बहुत 5-10 दिन लग सकते हैं। तो धीरे धीरे हम उसको शिफ्ट कर लेते हैं नॉर्मल डाइट पे। तो नॉर्मल डाइट पे, लेकिन ज़ख़म ठीक होने में 5-10 हफ्ता 10 दिन लग सकता है। तो अच्छा। कई लोगों में जिसमें ज़ख़म कोई ख़राब हो जाता है, हम बोलते हैं जिसको अपनी भाषा में सेप्टिक हो जाएगा, जी ज़ख़म, लोग आते हैं हमारे पास सेप्टिक हो गया या कुछ इस तरह का, तो उसमें थोड़ा सा हम मरीज़ को बोलते हैं कि थोड़ा सा अपने रिकवरी के लिए रेस्ट लें। खाने की ओर से कोई ऐसा कोई स्पेशल है नहीं है, जितना नॉर्मल डाइट खाएंगे उतनी ही रिकवरी फास्टर होगी। जी। लेकिन जो आपका रोज़मर्रा के काम है उसमें थोड़ा सा मरीज़ को बोलते हैं अभी इस चीज़ को अवॉइड करें। डॉक्टर सतीश, एक तरफ से हम कह रहे हैं कि पहले हम इसे बेकार अंग समझते थे, लेकिन ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत अहम हिस्सा भी है। तो अगर हम इसे अपने शरीर से हटा देते हैं तो क्या हमारे फ्यूचर में हमें कोई दिक्कतें आ सकती है? नहीं, मैंने पहले कहा ना कि अविकसित पार्ट है, बिल्कुल। तो इसका जो रोल है, फंक्शन है, वो इम्यून, लेकिन इम्यून का हमारे शरीर में और भी कई अंग है जो इम्यून से रिलेटेड है, जो इम्यून के प्रोडक्शन का काम करते हैं या इम्यून सेल्स बनाते हैं। जी। तो इसको निकलवाने से कोई मनुष्य में कोई किसी तरह का कोई डेफिशिएंसी या कोई इस तरह का कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता। जी। अभी हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या ये हमें जेनेटिक हो सकता है, क्योंकि हम कई रोग ऐसे होते हैं जो हमारे माता पिता या दादा दादी में अगर हैं, जैसे डायबिटीज़ होती है, उसी तरह से अगर हमारे माता पिता को पहले कभी अपेंडिक्स की समस्या हुई है। ऐसा आज की डेट से जितना हम लिटरेचर या हम कहते हैं शोध में देखा गया है, या ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले जी। जिससे हमें ये लगे कि भी इसका कोई सीधा संबंध जो तो जेनेटिक से है, इस तरह का है। जी। और अगर हम लोग महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो महिलाओं में ज़्यादा है, कम है, या पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता ये है? महिला और पुरुष में ज़्यादा उतना ही बराबर अनुपात में है। जी। हाँ, शुरुआती जैसे मैंने कहा कि युवा अवस्था में थोड़ा पुरुषों में हल्का सा ज़्यादा है, अगर हम इसको महिलाओं की तुलना में बात करें। अच्छा, पुरुषों में थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ जी। अब हम थोड़ा सा चलते हैं हमारे खान पान की तरफ, क्योंकि हम अभी मिथ्स की बात कर रहे हैं। हमने आपसे जेंडर की बात की, हमने आपसे जेनेटिक्स की बात की। क्या कोई ऐसे खान पान भी है जब हम कहते हैं कि हमें ये रोग हो गया है तो आप बस ये खाइए और पीजिए तो आपका जो अपेंडिक्स है ये भी ठीक हो जाएगा? हम कई बार किडनी स्टोन के केसेस में भी ऐसे बातें करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि ये हमारा मेन पाचन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। जी। तो इसमें कोई स्पेशल हम डाइटरी कोई एडवाइस हम मरीज़ को दें, ऐसा कुछ नहीं है। जी। हाँ, मैंने पहले अभी शुरुआत में कहा था कि जिन लोगों में अपेंडिक्स की समस्या बढ़ती है वो कुछ एक खान पान, जैसे मैंने कहा था अभी शुरू में भी आपसे बात करी थी कि भी जैसे कि आपका डाइट जो कम रेशे वाली चीज़ है, जी। जिसमें रेजिड्यूल या वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, वो कई बार नली में फंस जाता है, या फिर आपके रिफाइंड शुगर वाले जो जंक फूड हम बात करते हैं उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। हाँ तो हम कहते हैं कि भी उन चीज़ों का सेवन, हम ये नहीं कहते कि भी बिल्कुल बंद कर दीजिए, थोड़ा सा उन चीज़ों का कई लोगों में देखा गया है कि इसके अपेंडिसाइटिस का खतरा ज़्यादा रहता है। जी। अब बदलते समय के साथ साथ क्या ये भी देखा जा रहा है कि हमारे पास अब केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि खान पान जिस तरह का हमारा हो रहा है, तो बदलते समय के साथ साथ क्या ऐसा भी हो रहा है कि अपेंडिसाइटिस के रोगी भी आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं? अगर हम आईजीएमसी शिमला की बात करें जो हमारे हिमाचल का सबसे देखिए, बड़ा। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं जी। तो वैसे ही एक सबसे जिसको कहते हैं कि ज़्यादा इमरजेंसी सर्जरी यही अपेंडिक्स की होती है। तो अगर साल की हम बात करें तो हमारा इंडियन डाटा तो नहीं है अभी, मतलब जो वेस्टर्न डाटा की बात करते हैं तो 3 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन एक साल में जो होती है जिनको इस तरह की समस्याएं होती है। अच्छा। तो मैंने देखा कि ये सीजनल भी होता है, जैसे जो सीज़न का दौर आता है स्पेशली मई और अगस्त में ना, इसका में ज़्यादा इसके पेशेंट या मरीज़ ज़्यादा आते हैं। जी।
डॉक्टर सतीश, आपने इतने अच्छे से और इतनी गहराई के साथ हमारे दर्शकों को इस बारे में बताया है और ये वाला कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। हम ऐसे ही कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप ऐसे कार्यक्रम देखने के लिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ जुड़े रहिए। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।